फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से सीवीएस पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अभी यहाँ से पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं। हार्ट ब्लॉक्स का मतलब एवी ब्लॉक भी इनको कहते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड जो होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वो ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक होता है मतलब कि ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस जा रहे हैं वो एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स तक या तो स्लोली पहुँचेंगे, ठीक है, मतलब डिले होगा उनमें वो, या फिर क्या होंगे, बिल्कुल पास ही नहीं होंगे। इसको हम नाम देते हैं एवी नोडल ब्लॉक्स या हार्ट ब्लॉक्स। और इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इज करेक्टराइज बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक तो हमारे पास क्या है, पीआर इंटरवल आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। उसके बाद फिर हमारे पास जो आर्ट्रिया से ऐसे नोड से कहाँ तक, एवी नोड तक जो हमारे पास इम्पल्सिस पहुँचते हैं, ये सारा हमारे पास किस चीज़ से शो होता है, ईसीजी के ऊपर पीआर इंटरवल से। तो अब जब एवी नोड तक हमारे पास एवी नोड से स्लोली पास हो रहे होंगे इम्पल्सिस, ठीक है, मतलब ऐसे नोड से आ रहे हैं, एवी नोड के पास जा रहे हैं और एवी नोड से बहुत स्लो पास हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये नॉर्मली भी होता था। नॉर्मली हमारे पास उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक नहीं कहेंगे। वो कब होता है, जब ब्रेडिकार्डिया होता है या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, तो उस वक्त थोड़ी बहुत प्रोलॉन्गेशन पीआर इंटरवल की हो जाती है। लेकिन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है, थोड़ा ज़्यादा होता है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, प्रोलॉन्गेशन हो जाती है पीआर इंटरवल की। लेकिन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की। उसके बाद सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हैज़ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है मोबिस टाइप 1, दूसरा है मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 करेक्टराइज बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल फॉलोड बाय अ बीट ड्रॉप। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिव होता है। अब ये मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, पहले आपको बताता हूँ। ये हमारे पास पी है, पहले नॉर्मल बताता हूँ, ये पी है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो गया, और ये हमारे पास एसटी सेगमेंट है। अब ये हमारे पास जो है ये पी है, ये सॉरी ये थोड़ा लेंथी बन गया, इतना लेंथी नहीं होता। तो ये पीआर इंटरवल है, ठीक है, ये पी वेव है, और यहाँ से पी वेव से लेकर यहाँ तक ये जो है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, पीआर इंटरवल। अब ये पीआर इंटरवल नॉर्मली फॉर एग्जांपल इतना होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा इस तरह, समझे, ये देखें प्रोलॉन्ग हो गया कि नहीं, फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी इसी तरह प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो गया, साथ में क्या है, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। फिर अगला हमारे पास क्या है, ये एसटी सेगमेंट है, ठीक है, ये एसटी, यहाँ पर टी वेव होता है ना, टी वेव, तो एस टी सेगमेंट है। एस टी सेगमेंट के बाद ये यहाँ पर फिर पी है, ये पी आर इंटरवल और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, पहले वाले से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया। उसके बाद हमारे पास इस तरह नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है, ये एस टी सेगमेंट हो गया, और ये पी हो गया, और ये पी आर इंटरवल इतना प्रोलॉन्ग हो गया, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। उसके बाद फिर हमारे पास ये एस टी सेगमेंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्टली दोबारा हमारे पास पी है और क्यू आर एस, इस तरह होता होता, ठीक है। ये देखें, पहला थोड़ा प्रोलॉन्ग है, दूसरा पी आर इंटरवल उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, तीसरा उससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, देखें। उसके बाद फिर क्या है, एक जो बीट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एक पी वेव जो होगा वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स, एक बीट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास जो पी वेव है वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स के साथ फॉलो नहीं करेगा, क्यू आर एस कम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको कहते हैं एक एक बीट ड्रॉप हो गया, ये है हमारे पास मूवीज़ टाइप 1। अब मूवीज़ टाइप 2 में क्या होता है, कांस्टेंट पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट है, प्रोलॉन्ग नहीं हो रहा, प्रोलॉन्ग है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन नहीं हो रहा, लेकिन क्या है, उसमें बीट ड्रॉप होता है। तो इसमें पीआर इंटरवल आप ऐसे याद रखें, कांस्टेंट है, और क्या है, बीट ड्रॉप हो रहा है, उसमें प्रोलॉन्गेशन हो रहा है प्रोग्रेसिव, फिर बीट ड्रॉप हो रहा है। और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल है, लेकिन वो क्या है, प्रोलॉन्गेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना पहले वेव में पीआर इंटरवल है उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में, प्रोलॉन्ग तो है लेकिन कांस्टेंट है, और ड्रॉप बीट नहीं है। और टाइप 1 में प्रोलॉन्गेशन प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता जा रहा है और एक ड्रॉप बीट होता है, और टाइप 2 में, बीच टाइप 2 में क्या है, फिर बीट ड्रॉप होता है और साथ में कांस्टेंट पीआर इंटरवल होता है। अब थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या है, आप देखिए फर्स्ट और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखिए हमारे पास जा रहे हैं ऐसे नोट्स हैं जो इम्पल्सिस हैं, वो एवी नोट के थ्रू वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहे हैं, सिर्फ क्या है, कुछ जो बीट्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इम्पल्सिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है।
लेकिन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कम्प्लीटली ऐसे नोड से कोई भी इम्पल्स एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स तक नहीं जाएगा। एवी नोड खुद पेसमेकर के तौर पर काम कर रहा होगा, वो वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन करवाएगा, और ऐसे नोड क्या है वो सिर्फ आर्ट्रियम की कंट्रक्शन करवाएगा, आर्ट्रियम के अंदर एज ए पेसमेकर काम कर रहा होगा। तो इस वजह से इसमें हम कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी इसको कहते हैं, करेक्टराइज बाय नो एसोसिएशन ऑफ द एस ए नोड विद एवी नोड। ठीक है, इस वजह से इसमें आर्ट्रियल रेट कुछ और होता है। ठीक है, आर्ट्रियल रेट ज़्यादा होता है वेंट्रिकुलर रेट से। ठीक है, फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम से जाहिर है कि कार्डियो मीन्स हार्ट है, मायो मीन्स उसके मसल हैं, पैथी मीन्स उसकी पैथोलॉजी है। ठीक है, कार्डिक मसल्स की पैथोलॉजी है। क्या कौन सी पैथोलॉजी है? डायलेटेड है, मतलब जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। जब ज़्यादा डायलेट हो जाएं, ठीक है, वेंट्रिकल जब ज़्यादा डायलेट हो जाएं तो फिर क्या है वो कंप्लीटली कंट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मली क्या है, हार्ट नहीं समझे इतना रिलैक्स होना होता है। ठीक है, नॉर्मली इतना रिलैक्स होना होता है वेंट्रिकल्स ने, फिर जब सिस्टली होता है तो वो इस तरह से कंट्रैक्ट करेगा तो वो सारा फ्लूइड बाहर निकलेगा। लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में समझे वो इतना हमारे पास डायलेट हो जाता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है उसके वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर जब उसने कंट्रैक्ट होना होता है तो वो इतना कंट्रैक्ट करेगा। जब इतना कंट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो सारा ब्लड है वो बाहर नहीं जाएगा। मतलब क्या है, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन इसमें होती है। ठीक है, डायलेटेड है मतलब सिस्टोल के दौरान ये सारे ब्लड को बाहर नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन इसमें हो जाता है। और डिस्प्लेस्ड इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हाइपरट्रॉफी हुआ है लेकिन कौन सा, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का ये मतलब है कि सार्कोमेयर जो है वो सीरीज़ के अंदर प्रेजेंट है। अब सार्कोमेयर क्या है, मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कार्डिक मसल सेल्स हैं उनमें जो सार्कोमेयर होते हैं वो सीरीज़ में एडिड हैं। नॉर्मली वो सीरीज़ में नहीं होने चाहिए लेकिन इसमें सीरीज़ में होते हैं। और डॉक्सोरिपिसिन इसका एक काज है। डॉक्सोरिपिसिन एक हमारे पास एंटी उसके तौर पर कैंसर ड्रग है। तो वो इसको हमारे पास काज कर सकता है। फाइंडिंग्स इंक्लूड्स, फाइंडिंग्स क्या होंगे, हार्ट फेलवर। जाहिर सी बात है वो जब डायलेटेड है, ठीक से पंप नहीं कर रहा तो फिर हार्ट फेलवर होगा कि नहीं, एडिमा होगा। और हार्ट फेलवर के बाकी डिस्निया वगैरह, आर्थोपनिया, पीएनडी, वो साइंस एंड सिम्टम्स भी अपेयर होंगे। इसके अलावा स्त्री प्रेजेंट होता है इसमें, और सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मरमर होता है। डायलेटेड हार्ट ऑन इको, इको के ऊपर डायलेटेड हार्ट होगा। और क्या होगा, बैलून अपीयरेंस ऑफ हार्ट होगा चेस्ट एक्सरे के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है कि क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या करेगा, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन काज कर रहा है। अभी आगे है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें जो हाइपरट्रॉफी हो रहा है वो क्या है, वो वेंट्रिकल के इनर साइड से हो रहा है। ठीक है, इनर साइड पे मसल बढ़ते जा रहे हैं। ये समझे हमारे पास क्या है, नॉर्मल हमारे पास ये हार्ट है। अब हार्ट के जो इनर वाले साइड के ऊपर जो हमारे पास मायोकार्डियम होगा, ठीक है, इनर साइड पे वो मायोकार्डियम के मसल सेल्स बढ़ते जाएंगे तो वो इंटरनली हमारे पास थिक होता जाएगा। उसकी वजह से क्या है, ल्यूमन कम हो जाएगा। ल्यूमन जब कम होगा तो फिर ऊपर आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। मतलब कंप्लीटली वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। रिलैक्स क्यों, क्योंकि हाइपरट्रॉफीड है ना, अंदर की तरफ से मसल सेल्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो फिर क्या है, डायस्टोल, मतलब डायस्टोल के अंदर जितना फॉर एग्जांपल 120 ml आना था वेंट्रिकल्स के अंदर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, समझे, 90 या 100 आएगा। तो इस वजह से इसमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है। इसमें भी हमारे पास वेंट्रिकुलर कंसंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। सार्कोमेयर यहाँ पर एडेड होते हैं पैरेलल में। काजेज, ये काज करेगा सिंकपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पहले से हमारे पास क्या है, कम ब्लड को ये हमारे पास पुश कर रहा है। मतलब कम सिस्टोल इसका नॉर्मल है, ठीक से कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास तंग हो चुका है, अंदर की तरफ से हाइपरट्रॉफी है जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड इतना आ नहीं रहा, इतनी जगह नहीं है इसके अंदर ब्लड की, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड हमारे पास बॉडी की तरफ जो है एडिक्वेट ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। रेस्ट के ऊपर तो फिर भी बंदा कोप अप कर लेता है, अडाप्ट कर लेता है, लेकिन क्या है, एक्सरसाइज के दौरान तो और ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो उस दौरान फिर स्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान फिर क्या होगा, सिंकपी, बेहोशी हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा तो सिंकपी हो जाती है और सडन डेथ भी काज कर सकता है। इसमें फाइंडिंग क्या है, S4 है। ठीक है, यहाँ पर S4 है, वहाँ पर S3 था। इसमें क्या है, सिस्टोलिक मरमर होते हैं, वहाँ पर भी सिस्टोलिक मरमर था, लेकिन मेसी मैट्रल रिगर्जिटेशन, वहाँ पर हमारे पास रिगर्जिटेशन था, यहाँ पर भी मैट्रल रिगर्जिटेशन है ड्यू टू इम्पेयर मिट्रल वाल क्लोजर। इसमें मिट्रल वाल भी इम्पेयर ठीक से क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, मेट्रल वाल रिगर्जिटेशन हो सकता है। फिर हमारे पास हाइपरट्रॉफी देखें, एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, एक है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में सिसेप्टम जो होता है वो फुल थिक हुआ पड़ा होता है हार्ट का, जिसकी वजह से क्या है, एरोटा जो है ब्लड को आगे नहीं भेज पाएगा। बनाना शेप्ड, इसको बनाना शेप्ड हार्ट भी कहते हैं।
इसमें बनाना शेप्ड हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेप्टम बनाना शेप्ड होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारे पास उसका वेंट्रिकल है राइट का, और ये सेप्टम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और एरोटा, जाहिर सी बात है एरोटा तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरह से जा रहा होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सेप्टम होता है ये इतना मोटा हुआ पड़ा होता है, इतना मोटा हुआ पड़ा होता है कि यहाँ पर एरोटा को ब्लड फ्लो के लिए हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो सेप्टम इसमें थिकंड हुआ पड़ा होता है। और हाइपरट्रॉफीड होता है। 3 टाइप्स के फाइब्रोसिस इसमें होते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस और पेरिवेस्कुलर फाइब्रोसिस, ये सारे हो सकते हैं। अब अगला है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है रिस्ट्रिक्ट का इसका भी यही मतलब है कि इसमें भी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में वो तंग हो चुका है, लेकिन वो हाइपरट्रॉफी की वजह से, और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी हाइपरट्रॉफी है और साथ में सेप्टम की भी हाइपरट्रॉफी है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में पर क्या है, इसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन क्या है कोई और कनेक्टिव टिश्यू या कोई और डिजीज़ वगैरह है जिसकी वजह से वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाते हैं या प्रोटीन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है वो अंदर से हमारे पास उसका ल्यूमन तंग हो जाता है वेंट्रिकल्स का। तो रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ के लिए होगी, फिलिंग ऑफ द ब्लड के लिए या डायस्टोल के लिए। तो इस वजह से इसमें भी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। इसमें लो वोल्टेज ईसीजी क्यूआरएस कम्प्लेक्स होंगे लो वोल्टेज के, ठीक है। एसोसिएटेड विद, आप देखें इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस है, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, रेडिएशन के बाद फाइब्रोसिस हो सकती है। लोफलर एंडोकार्डाइटिस में हो सकता है, एंडोकार्डियल, और इसके अलावा अमाइलोइडोसिस। आप देखें अमाइलोइडोसिस में सारे प्रोटीन उसमें एक्युमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है अंदर वाले साइड से वो थिक होता जा रहा है, और फिर क्या है ब्लड की फिलिंग ठीक से नहीं होगी क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ल्यूमन उसका तंग है, सार्कोइडोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव है चाहे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, इन दोनों में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें हाइपरट्रॉफी हो रहा है मसल्स की, इसमें हाइपरट्रॉफी हो रहा है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या है बाकी प्रोटीन्स या फाइबर्स वगैरह, कोलेजन फाइबर्स या कनेक्टिव टिश्यू वगैरह एक्युमुलेट हो रहे हैं इन साइड से किसी और डिजीज़ की वजह से। फिर एंडोकार्डाइटिस, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, एक्यूट का जो है नो हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट डिजीज ना हो, और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कौन सा, बैक्टीरिया स्टेप ऑरियस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस विद हार्ट डिजीज वो है स्ट्रेप्टोराइडेन काज करेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व एंडोकार्डाइटिस इज एसोसिएटेड विद आईवी ड्रग अब्यूजर, जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं, ठीक है, मार्फिन वगैरह हेरोइन वगैरह जो लगाते हैं आईवी ड्रग, आईवी के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, तो उनमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व की एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो होता है ये प्रेजेंट होता है कोलोन कैंसर में, और ये एंडोकार्डाइटिस भी काज कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस प्रोस्थेटिक वाल्व के ऊपर होता है, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक आप वाल्व लगाते हैं बाहर के आर्टिफिशियल वाल्व। नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस, नेटिव का मतलब जो पहले से वाल्व प्रेजेंट है नेचुरली, उनके अंदर अगर एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो कौन से ऑर्गेनिज्म काज करवा सकते हैं, हैकिक, वो हमारे पास क्या है स्टेप और यस भी काज कर सकता है। इसके अलावा हैकिक ऑर्गेनिज्म, हैकिक क्या है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस है पहला, फिर ए से हमारे पास एग्रीगेटिव बैक्टर है, फिर सी से हमारे पास है एक्टिनोबैसिलस भी इसको कहते हैं, कार्डियोबैक्टीरियम है, सी से ई से एकिनिला है, और किंगेला के से, तो ये आपने याद रखने हैं। और इनका कल्चर नेगेटिव आता है हमेशा। लिबमन मेनली इन्वॉल्व मेट्रल एंड एरोटिक है, ठीक है, लिबमन सेक एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो हमारे पास मेट्रल एंड एरोटिक वाल को इन्वॉल्व करता है। और इसके अलावा फ्लैट स्मॉल वाल वेजिटेशन, लिबमन सेक एंडोकार्डाइटिस वही है। फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन किस में होते हैं, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में। लार्ज इरेगुलर वेजिटेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, एसएलई के अंदर लिबमन सेक एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो एसएलई के अंदर होते हैं। और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस किस में होता है, नियोप्लाज्म कैंसर की वजह से। और प्री प्रेजेंटेशन क्या है, फीवर है, रास्पाट है, ओस्लर नोड्स है, न्यू मर्मर है, जेनवे लीजन्स है, एनीमिया है, नेल बेड हेमरेजेस एंड इम्बला, ये आपने याद रखने होते हैं, ये आपने क्योंकि पढ़े हुए हैं डिटेल से कार्डियो में, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। मतलब इसमें क्या है एंडोकार्डाइटिस में क्या है न्यू मर्मर प्रोड्यूस होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर हमारे पास क्या है या तो ऑब्स्ट्रक्शन है टू ब्लड फ्लो है या फिर रिगेजिटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा फीवर होता है हमारे पास, लिकोसाइटोसिस होती है, न्यू मर्मर्स होते हैं, ऑस्लर नोड्स होते हैं, इसके अलावा स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं, जेनवेल लीजन्स होते हैं, और सेप्टिक एम्बुलाई आ रहे होते हैं हैंड के अंदर ना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। रिमेटिक फीवर जो होता है ये हमारे पास पहले रिमेटिक फीवर होता है, फिर ये रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये इसको काज कौन कर रहा है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली माइट्रल वाल को, उसके बाद एरोटिक वाल को, और एसोसिएट विद स्कॉफ बॉडी एंड एंटीस्कॉस सेल्स है। इम्यून मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये रिमेटिक फीवर, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे अपने टिश्यूज़ के ऊपर भी एक्ट करते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन सा है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, ठीक है। स्ट्रेप तो थ्रोट काज करेगा, उसके बाद
वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी काज कर सकता है और रिमेटिक हार्ट डिजीज़ भी, अगर वो बार बार हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो रिमेटिक को जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे उसके इसके खिलाफ, इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, वो हमारे हार्ट वाल्व के ऊपर भी एक्ट करना शुरू करेंगे और फिर क्या है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में हो सकता है। अब इसके लिए फिर क्राइटेरिया है जोन्स क्राइटेरिया। अब जी से जॉइंट है, ओ से क्या है, ओ किसकी तरह होता है, हार्ट की तरह ना, ओ का मतलब हार्ट है, हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस है, जॉइंट के अंदर पॉलीआर्थराइटिस है, बहुत सारे जॉइंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, नाड्यूल्स हैं, सबकटिनियस हैं, ठीक है, एरिथेमा मार्जिनेटम होता है ई से, और एस से सिडेनहाइम कोरिया। और ये सिडेनहाइम कोरिया की ट्रीटमेंट के लिए आप उधर क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, और वैसे इसकी ट्रीटमेंट क्या है, बेंजीन पेनिसिलिन देना होता है, ठीक है। फीवर होता है, इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया में फीवर है, आर्थल्जिया है, ठीक है, आर्थल्जिया का मतलब पेन इन जॉइंट्स है, एलिवेटेड ईएसआर सीआरपी की इन्फ्लेमेशन है, और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, लिकोसाइटोसिस, ये सारे होते हैं इसमें। और ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ होता है, और साथ में एलिवेटेड ईएसओ, ये भी अगर प्रेजेंट हो गई, ये भी माइनर क्राइटेरिया में इसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर है एएसओ का मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर। अब थ्रोट कल्चर करेंगे डायग्नोसिस के ऊपर, ठीक है, और रेज्ड एएसओ इसके ऊपर मिलेगा 2 मेजर क्राइटेरिया या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। तो इनमें से हमारे पास क्या है, ये पहला वाला या इन दोनों में से कोई हो तो फिर क्या है, हम लोग कहेंगे रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। पेरिकार्डाइटिस क्या है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है, ये ईजी है, ठीक है, ये प्रेजेंट करता है शार्प पेन के साथ, और प्यूराइटिस होता है, ठीक है, इसमें मतलब एक्सपायरेशन के साथ इसकी जो पेन होती है इंक्रीज होती है, ठीक है, और लीन, ये देखें, रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन जैसे लाई करेंगे या डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो वो क्या है, इंक्रीज होता है, लेकिन लीनिंग फॉरवर्ड और सिटिंग के साथ ये डिक्रीज होता है। अपन कॉम्प्लिकेटेड बाय पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी काज कर सकता है, प्रेजेंट विद फ्रिक्शन राइबर। तो ईसीजी के अंदर क्या है, वाइड स्प्रेड एसटी सेगमेंट एलिवेशन होते हैं। एमआई वगैरह में जो एसटी एलिवेशन होता था वो 2 या 3 लीड में होता था, यहाँ पर क्या है, वाइड स्प्रेड तमाम लीड में हो सकता है एसटी एलिवेशन, और पीआर डिप्रेशन इसमें मोर स्पेसिफिक है। फिर हमारे पास है पेरिकार्डियम के तो हीमोपेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम के अंदर क्या है, ब्लड का जब एक्यूमुलेट होना, तो ये इजी है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एरोटिक एन्युरिज्म की वजह से, कैंसर है, ल्यूकीमिया है। काइलोमाइकोपार्डियम पेरिकार्डियम का मतलब है बाइल का जमा होना, तो ये बाइल कब जमा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना के बाद, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट है। तो उसमें हमारे पास कायल क्या है, कायल का मतलब है, यहाँ पर कायल का मतलब है लिम्फ का एक्यूमुलेट होना, तो लिम्फ एक्यूमुलेट हो सकता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है, हार्ट फेलियर विद ट्रामा, मेटास्टेटिक मैग्नेंसी वगैरह, इन सब की वजह से हो सकता है। कार्डिक ट्यूमर्स हमारे पास मैक्सोमा है, रेब्डोमायोसार्कोमा है। अब इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर एडल्ट्स के अंदर मैक्सोमा है, इसमें और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेफ्ट आर्ट्रियम में ये प्रेजेंट होता है, एक बार सिर्फ पढ़ लें, ठीक है, और बाल वाल ऑब्स्ट्रक्शन लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रोड्यूस, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। फिर है रैंडम में, हाँ ये आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एसियानोटिक डिसऑर्डर, एसियानोटिक सियानोसिस जो काज नहीं कर रहा, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल वो है वीएसटी। लेकिन अगर पूछे मोस्ट कॉमन एसियानोटिक डिसऑर्डर एडल्ट्स के अंदर, फिर क्या है, एएसडी है, और मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक डिसऑर्डर वो है टॉफ है, ठीक है, सियानोसिस जो काज कर रहा है वो टॉफ है, और एसियानोटिक जो है बच्चों में वो एएसडी है, एडल्ट्स में हमारे पास एसियानोटिक एएसडी है। मोस्ट कॉन्जेनिटल सियानोटिक एनोमली एट बर्थ, ठीक है, टीजीए है, हाँ। अब मोस्ट कॉन्जेनिटल सियानोटिक एनोमली बर्थ के ऊपर क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये भी हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक एनोमली है। उसके बाद है फीमेल लिविंग इन हिल के ऊपर है, आरिफ बेबी इज प्री मैच्योर, तो उसमें क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, ठीक है, हिल के ऊपर अगर वो रह रही है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से बच्चे का क्या है, वो बंद नहीं हो पाएगा वो डक्टस आर्टरियोसिस ना, ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे। सियानोटिक हार्ट डिजीज इन विच शंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में हमारे पास शंट नेसेसरी होता है। फिर एक कॉसोमल साइन क्या होता है, पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन जेवीपी ऑन इंस्पायरेशन है, नॉर्मली डिक्रीज होता है जेवीपी ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉसोमल साइन। ये किस में होता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या राइट हार्ट फेलियर में होता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये सारे। लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइन क्या होते हैं, पीएनडी उसमें होता है, पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, आर्थोपनिया होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है, हार्ट फेलियर सेल्स है। राइट हार्ट में क्या होता है, फिर राइट साइड के हाइपोटोमेगली होती है, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन एंड पेरिफेरल एडिमा, मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर, वीनस साइड ऑफ द बॉडी पे हमारे पास वो एक्यूमुलेट हो रहा है ना फ्लूइड, जिसकी वजह से लिवर भी बड़ा हो रहा है, पेरिफेरल एडिमा भी हो रहा है, जुगुलर वीन भी एक्सटेंड हो रहा है, और उसमें आर्टीरियल साइड पे ना, मतलब लंग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आर्टरीज के साइड पे हमारे पास साइनस सिम्पटम्स होते हैं, डिस्निया। फिर है कार्डिक टेम्पोनाट क्या है, बैक ट्राइड उसमें होता है, ठीक है, कार्डिक टेम्पोनाट कल मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें ट्रॉमा की वजह से मेनली होता है, या फिर हमारे पास क्या है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म वगैरह की वजह से भी हो सकता है, एमआई के बाद भी हो सकता है। तो बैक ट्राइड में हाइपोटेंशन होता है, डिस्टेंट नेक वेंस होते हैं, ठीक है, एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड।
तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जेबीपी इंक्रीज़ हुआ पड़ा है, हाइपोटेंशन है और साथ में हार्ट साउंड डिस्टेंट है, दूर से सुनाई दे रहे होंगे। जैसे इंक्रीज हार्ट रेट होगा, पल्सेस पैराडॉक्सिस है, ईसीजी के ऊपर लो वोल्टेज क्यूआरएस एंड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। अब ये जो पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक बीपी बाय मोर देन 10 मिलीमीटर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, बीपी का कम होना, सिस्टोलिक बीपी का मोर देन 10 मिलीमीटर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसको कहते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस। तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, कार्डियक टेम्पोनाड है और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में इनमें दिखाई देगा। अच्छा, आगे अब ये जो रैंडम पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। हाइपोकलीमिया में यू वेव्स होता है प्लस इन्वर्टेड टी वेव्स, हाइपरकलीमिया में टाल टी वेव्स होते हैं। नॉर्मल ईसीजी इज अनएबल टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एसए नोड। हाँ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एसए नोड को नॉर्मल ईसीजी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अच्छा, उसके बाद ईसीजी चेंजेस कैन बी सीन इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट स्लीप में हमारे पास ईसीजी चेंजेस को हम नहीं देख सकते हैं। शार्ट टू अपेयरेंस आर्टेरियल फ्लटर में होता है, इरेगुलर आर इंटरवल है, मोर देन एब्सेंट पीवीएस, या आर्टेरियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर आर इंटरवल होता है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स शोज है वेंट्रिकुलर डिपोजिशन है, एसटी सेगमेंट क्या है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोजिशन को शो करता है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, पीआर सेगमेंट है, और आइसो इलेक्ट्रिकल पीरियड एसटी सेगमेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ये एक्सक्यूज में आ सकते हैं। टीपी सेगमेंट क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो कर रहा होता है, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज करता है क्यूटी इंटरवल को। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस क्या है, पीआर डिप्रेशन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एसटी एलिवेशन है, ठीक है, वाइड स्प्रेड। और टाइम टेकन बाय इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर जो जा रहे हैं। एब्सेंट पी वेव पेस मेकर इन कहाँ पे होगा, एवी नोड के ऊपर, ठीक है। पी, क्योंकि ऐसे नोड का जो है पी वेव बना रहा होता है, तो अगर हमारे पास क्या है पी वेव नहीं बन रहा है, इसका मतलब पेस मेकर एब्सेंट है, और हमारे पास क्या है एवी नोड पेस मेकर के तौर पर काम कर रहा है। और पी आर सिगमेंट ऑन ईसीजी कोइंसाइड विद ए वेव ऑफ जेवीपी, ठीक है। लार्ज ए वेव्स ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है तो ब्लड क्या है नीचे नहीं जाएगा, जब वो आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस ऊपर की तरफ जाएगा, सुपीरियर वेना के बाद ऊपर फिर जगुलर वेन में। तो जगुलर वेन में जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है जगुलर वेनस पल्सेशन इंक्रीज हो जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारे पास लंबा ए वेव आएगा, ठीक है, लार्ज ए वेव। कैनन ए वेव किस में होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एंड एवी डिसोसिएशन में, जिसमें हमारे पास क्या होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ये देखें इस तरह होता है कि हमारे पास क्या है वेंट्रिकल्स जब हमारे पास कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे पास क्लोज है ना, उस वक्त आर्टरिया हमारे पास समझे रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और फिर जब आर्टरिया कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त फिर हमारे पास क्या है वो ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे पास क्लोज हुआ पड़ा होता है। जब क्लोज होता है तो आर्टरिया ने कंट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बहुत कैनन एवेज बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े एवेज बनेंगे, उनको कहेंगे कैनन एवेज। एक तो हमारे पास नॉर्मली थोड़े बहुत बड़े हो जाएं उनको लार्ज ए वेव कहते हैं, वो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। और कैनन ए वेव तब बनते हैं जब हमारे पास क्या है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, जिसमें आर्टरियम खुद ब खुद कंट्रैक्ट करते हैं किसी और टाइम पे, और वेंट्रिकल हो सकता है जिस टाइम आर्टरियम कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर क्या है मतलब उनमें डिसोसिएशन है। नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता ना, आर्टरियम जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स है, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे होते हैं उस वक्त आर्टरियम रिलैक्स होते हैं। तो जब वो हमारे पास क्या है उनमें डिसोसिएशन है, तो उसकी वजह से जब हमारे पास आर्टरियम कंट्रैक्ट कर रहे होंगे उस वक्त समझे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है, तो फिर वो सारा ब्लड ऊपर जाएगा, जब सारा ब्लड ऊपर जाएगा जुगुलर वेन के अंदर जाएगा, तो हमारे पास क्या है कैनन एवेज, बहुत बड़े एवेव बनेंगे जुगुलर वेनस पल्स के ऊपर। अच्छा, फिर हमारे पास है टाल क्यूआरएस कम्प्लेक्स। टाल क्यूआरएस कम्प्लेक्स हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल्स में होते हैं, और लो वोल्टेज क्यूआरएस कम्प्लेक्स किस में थे, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में था, कार्डियक टेम्पोनाड में था, सीओपीडी, एमआई, ओल्ड एमआई और ओबेसिटी में भी हो सकते हैं। और पल्सेटिंग साउंड अच्छा पी मैट्राले किस में होता है, मैट्रल स्टेनोसिस में होता है, और पी पल्मोनाले जो होता है वो किस में होता है, उसमें होता है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। अब पी मैट्राले क्या है किस, इसमें पी वेव की जो हमारे पास साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, लेंथ और विड्थ, ठीक है, मेनली आई थिंक विड्थ बढ़ जाता है और उसमें लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, पल्मोनाले में। रसलिंग साउंड या पेरिकार्डियल रब जो होता है वो पेरिकार्डाइटिस में होता है। पेन अनरिलेटेड टू रिस्पायरेशन वो मायोकार्डाइटिस है, ठीक है, रिस्पायरेशन के साथ जिसका ताल्लुक ना हो जिस पेन का, तो इसका मतलब वो मायोकार्डाइटिस है। लेकिन अगर क्या है रिलेटेड टू रिस्पायरेशन होगा पेन, तो वो हमारे पास क्या है अगर हार्ट का पूछें कि फिर कौन सा हार्ट का डिजीज हो सकता है, पेरिकार्डियम का पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। कार्डिक आउटपुट अनचेंज्ड इन स्लीप है, ठीक है। तो ये आपका जो है आज सीवीएस पैथोलॉजी कंप्लीट हो गया थ्योरी। कल से इंशाल्लाह हम क्या है इनके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।